अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, अभी कल ही की बात है कि हम ईरान के हवाले से डिस्कशन करते हुए मैं आपको वेनेजुएला के बारे में बता रहा था कि वेनेजुएला के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अमरीकी फोर्सेस वेनेजुएला के करीब पहुंच चुकी हैं। ये मैं इस डेवलपमेंट को काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था, लेकिन बावजूद जिक्र नहीं किया कि आप लोग जो हैं वो कोई इतना बैन अवी मामला में दिलचस्पी नहीं रखते, और ये कि ऐसा कुछ जिक्र आपकी तबीयत पर गिरा ना गुजरे या आपका कोई टाइम ज़ाया ना हो। लेकिन यह है कि आज जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडोरो और उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी फोर्सेस उधर वेनेजुएला के दारुल हुकूमत करकस में उतरी। उधर उन्होंने को बमबारी भी की, फिर वो सदारती महल में गए और उनको उनके बेडरूम से घसीटते हुए बाहर निकाला, और ना सिर्फ उधर से निकाला बल्कि वेनेजुएला से भी निकाल लिया। अभी सदर ट्रंप ने कंफर्म किया है कि उनको बहरी जहाज़ के ज़रिए न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। न्यूयॉर्क की अदालत में मडोरो जो है, यानी कि वो उसका ट्रायल होगा। वो अमेरिका में काफ़ी देर से मतलूब है। मडोरो पर 2020 पर इल्ज़ाम लगा था कि यानी कि उस पर ये केस बना था, जिस केस के सिलसिले में उसको पेश किया जा रहा है कि वो अमेरिका में ड्रग स्मगल्स करते हैं, और बड़ी कोशिशों के बावजूद, यानी कि बड़ी वार्निंग के बावजूद वो बाज नहीं आए। उसकी अरेस्ट पर एक रिवार्ड भी रखा गया था जो कि मल्टी मिलियन डॉलर था। अब जो है अमेरिकन फोर्सेस ने खुद ही कर लिया, कोई और तो एक इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता। और फिर यह है कि उस पर कोई इलेक्शन चोरी करने का भी इल्ज़ाम है। कोई 1 साल पहले इलेक्शन हुए और जिसमें वो हार गया, और जो अपोजिशन लीडर जो कि अभी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, वो तब से इन हाइडिंग थी, छुपी हुई थी कि कहीं गिरफ्तार ना किया जाए, और इंसानी हकूक़ की पामाली कर के भी उस पर संगीन किस्म के इल्ज़ाम हैं। अब यह है कि मडोरो पे ये मामला ज़्यादा इलेक्शन चोरी का या इंसानी हकूक़ की पामाली का है या कुछ और है। इसकी बैकग्राउंड में हम जाते हैं। एक तो मडोरो, ये आपने जो है ना वो हुगो शावेज़ का आपने ज़िक्र सुना होगा, जो कि इनके पहले प्रेसिडेंट थे। वो 1999 में प्रेसिडेंट बने। उससे पहले अमेरिका के इनके साथ ताल्लुकात वेनेजुएला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि ये उनके आयल पार्टनर थे कि जिन ममालिक से अमेरिका आयल लेता था उनमें से जो है वेनेजुएला भी शामिल है। बहुत सारी अमेरिकन आयल कंपनीज़ एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस भी उनको वेनेजुएला में मिले हुए थे, और लिहाजा उनका एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहा था। शवेज़ ने आके अपनी इस तमाम जो आयल इंडस्ट्री है उसको नेशनलाइज कर दिया। और बाद में क्या हुआ कि उनके साथ कोई 2002 में एक कू हुआ, और कू के नतीजे में उनको आर्जी तौर पर हटा दिया गया। जो वेनेजुएला की आर्मी है उन्होंने कू किया, और इन द मीन वाइल अमेरिका ने काफ़ी एक फुर्ती दिखाई, और जो अपोजिशन लीडर है उसको एक लेजिटिमेट लीडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन शवेज़ दोबारा से पावर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। ये आप समझें कि इसी तरह का सीन है जैसे तुर्की में हुआ था। तुर्की में ज़रा ज़्यादा ब्रीफ था, इसमें थोड़े से कोई टाइम लग गया था, और तब से शवेज़ के इनके साथ मामलात ख़राब थे। और फिर शवेज़ ने, आपको अगर याद हो कि 2006 में एक दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए कहा था, उसकी बारी आई, और उससे पहले सदर बुश जो है उधर से तकरीर करके गया था। उसने कहा कि इधर जो है ना मेरे से पहले एक डेवल आया हुआ था, और उसकी जाने के बावजूद अभी तक इधर सल्फ़र की स्मेल आ रही है, गंदक की बू आ रही है। यानी कि वो जो रेफरेंस था वो इराक़ पर इन्वेजन के हवाले से था, और जो इराक़ी डिक्टेटर थे जो सद्दाम हुसैन, उसको बेदखल करने या उसको कैप्चर करने का उसमें रेफरेंस था। उसके बाद टेंशन बढ़ती गई। जो मडोरो 2013 में वो लीडर बने, प्रेसिडेंट बने, उससे पहले वो शावेज़ के उनके वज़ीर ख़ारजा थे। अच्छा, मडोरो जो है, यानी कि इसकी हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये एक बस ड्राइवर था, फिर ये एक यूनियन लीडर बना। तो जिस तरह एक सोशलिस्ट लीडर होते हैं, वो इस तरह से यानी कि कोई इस तरह यूनियन लीडर या और लोग जो हैं उनको एक पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराया, तो जिसमें मडोरो भी शामिल था। ये शवेज़ के बहुत करीब था, और फिर जब उसका जानशीन बना, वही मिशन लेके एंटी यूएस, एक एंटी इम्पीरियलिस्ट लीडर के तौर पे मर्ज हुआ। लेकिन इकानमी दिन ब दिन ख़राब होती गई, तो उस दौरान इनके अमेरिका के साथ टेंशन और बढ़ती गई, और उसका जो अलायंस बना वो रशिया के साथ बना, चाइना के साथ बना, ईरान के साथ बना।
टर्की जो है, टर्की भी जो है उनके साथ भी उनके अच्छे तल्लुकात थे। जब 2020 में इन पर पाबंदियां लगी वेनेजुएला में, तो उसके बाद भी जो ममालिक उधर से तेल मंगवाते रहे उनमें टर्की भी शामिल था। तेल भी मंगवाते रहे, गोल्ड भी मंगवाते रहे। इस तरह की जगहों से जो ममालिक पाबंदियों में होते हैं, जिन पर पाबंदियां लगी होती हैं, उधर से चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो टर्की भी उनमें शामिल था। बाकी उनके ब्राज़ील के साथ अच्छे तल्लुकात थे। ओवरऑल इस टाइम जो लैटिन अमेरिका है, उधर तकरीबन मेरे ख्याल 19 ममालिक हैं, जिधर 12 लीडर जो हैं वो आप समझें कि लेफ्टिस्ट लीडर हैं। ओवरऑल उधर काफ़ी एक वेव चल रही है। अब यह है कि ये उधर भी एक तरह की टसल है। अभी जो जिस लीडर का हम जिक्र कर रहे थे, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि अपोजिशन लीडर थी, वो राइट विंग की लीडर हैं। जो सदर ट्रंप है वो भी राइट विंग के लीडर हैं। उधर जो अर्जेंटीना में हवेर है, यानी कि वो भी राइट विंग है। उसने बड़ी सेलिब्रेट किया उसकी विक्ट्री को, उसकी ओस्टर को, कैप्चर को। और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में लेफ़्ट विंग लीडर है प्रेसिडेंट लूला। और जो उधर इस टाइम एक सदर जेल में है, बोल्सोनारो, वो राइट विंग था। और सदर ट्रंप ने उसके लिए बड़ी कोशिश भी की कि उसको सज़ा ना हो, उसको जेल में ना भेजा जाए। लेकिन जो प्रेसिडेंट लूला है उसने उसको जेल में भेज दिया। इसके नतीजे में रिएक्शन के तौर पे सदर ट्रंप ने उन पर टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया, यानी कि को 50% टैरिफ कर दिया। जो कोलंबिया का प्रेसिडेंट है वो भी लेफ्ट विंग है। उसके साथ भी सदर की, ट्रंप की को मुँह मारी हुई उन्होंने। कोई आर्जी तौर पे कुछ सेंक्शन, टैरिफ का भी कोई 100% लगाने का कर दिया। और उनकी टेंशन उस टाइम बनी जब सदर ट्रंप अभी ये सदर बने, तो उसके बाद उन्होंने एक जहाज़ इलीगल इमिग्रेंट्स का कोलंबिया को भेजा, तो उसने उनको रिसीव करने से इनकार कर दिया। तो उस पर उनकी टेंशन बिल्ड हुई, लेकिन वो बाद में सरेंडर कर गया। तो ओवरऑल ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, इसमें रिसोर्स का भी इशू है, उसमें जो ये पॉलिटिक्स है, राइट विंग लेफ्ट विंग, वो भी इशू चल रहे हैं। लेकिन ये है कि अमेरिका, वेनेजुएला की जो लीडरशिप है, चाहे इधर डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन हों, वो उधर की वेनेजुएला के रजीम के अगेंस्ट ही थे। लेकिन एक इंतहाई स्टेप जो है वो सदर ट्रंप ने लिया, इस पर हम बाद में आते हैं। और इसमें जो रोल प्ले किया वो मार्को रूबियो ने है। मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा हैं, वो जो है एक क्यूबन ओरिजिन के हैं। अब क्यूबा में भी लेफ़्ट विंग गवर्नमेंट है, तो वो उन लोगों के लिए लॉबिंग करते हैं कि जो अमेरिका में भी उसके लिए वो लॉबिंग करते रहते हैं कि जो ताकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जोन सी भी हो, वो इनके ख़िलाफ़ काम करे या इनको हटाने के लिए कोशिश करे। तो अभी वेनेजुएला में जो हुआ उसमें मार्को रूबियो जो है, यानी कि उन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को कायल करने में या पुश करने में, जो आते ना कि काम चुक दो कड़ाके कट दो, उसमें जो है उसमें मार्को रूबियो जो है उसका भी बड़ा रोल था। अब यह है कि जो सदर ट्रंप ने किया, ये एक तरफ से तो इंतहाई बेहुदा हरकत है। ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि जो ट्रंप ने एक मुल्क के सदर को कैप्चर कर लिया। अब वो कहता है, यानी कि वो कहता है जी कि हम इसको सदर मानते नहीं है, ये तो इलेक्शन चला के आया हुआ है। और बाकी हम तो, हमारी नज़र में तो ये एक ड्रग लॉर्ड है। ये मुख्तलिफ जो इस तरह के माफियाज हैं उनको सपोर्ट करता है। उनके ज़रिए ये हमें जो तंग कर रहा है कि हमारे मुल्क में ये उधर से नशा बेचते हैं। तो हमारी नज़र में ये है, यानी कि ये एक ड्रग टेररिस्ट है, वो इसको ड्रग टेररिस्ट कहते हैं। लेकिन यह है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। जिस तनाज़र में कल हम ईरान की बात कर रहे थे, ईरान के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है। ईरान में पिछले को 5-6 दिन से कोई एक महंगाई के ख़िलाफ़ उधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और सदर ट्रंप ने कहा कि अगर इनके साथ ज़्यादती की गई, मुजाहिरीन के साथ इन पर तशद्दुद किया गया, तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। अब यह है कि मैं जो कल आपसे बात कर रहा था वो इस तनाज़र में कर रहा था कि वेनेजुएला में तो रजीम चेंज की कोशिशें हो रही हैं। और ये ट्रंप का ईरान को ये थ्रेट देना, ये बड़ी संजीदा बात है कि हो सकता है कि ईरान में भी कोई मामला ख़राब हों। क्योंकि इधर जो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है, ये जब से आई है, जिस तरह शावेज़ के आने से उधर इनके वेनेजुएला में ताल्लुकात ख़राब हुए अमेरिका के। जब से ये इमाम हुमैनी का इनकलाब आया, उससे पहले अमेरिका के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे शाह ईरान के टाइम पर। लेकिन उसके बाद से उनके आपस में सफारती ताल्लुकात भी नहीं हैं। और अभी चूँकि एक जो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है, जो उधर की एक पासदारानी इनकलाब हैं या इमाम हुमैनी हैं, खामनाई, उनके ख़िलाफ़
एक रिजेंटमेंट बढ़ती जा रही है, तो वो अमेरिका इसको कैश कराना चाह रहा है। अब जो ब्राज़ील में हुआ है उसके ज़रिए उन्होंने एक मैसेज भेजा है ईरान के हवाले से। ये एक संजीदा पैगाम है कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले टाइम पर कोई ईरान के ख़िलाफ़ भी कोई इस तरह की कार्रवाई की जाए। अब ईरान मौजूदा सूरत हाल में ना उसके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, दूसरी तरफ इसराइल के साथ जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है उसके साथ उसकी लड़ाई चल रही है, और अमेरिका के अपने मामलात भी ख़राब हैं। तीसरा इसमें यह सबक है कि जब ऐसी सूरत होती है तो वो कंट्रीज़ जो कि रशिया की तरफ या चाइना की तरफ जाते हैं, जो उनके ख्याल में ये है कि उनको अमेरिका से बचा लेगा, चाइना या रशिया कभी इस तरह के काम में कोई पार्टी नहीं बनते, वो किसी के साथ नहीं आते। ये पहले हमने सीरिया में भी देखा कि शाम में जब बशर अल असद की हुकूमत गिराई गई, या यानी कि वो उसको भागना पड़ा, तो जो कि उसका तो ताल्लुक़ ही रशिया के साथ था, उसका तो अमेरिका के साथ ताल्लुक़ नहीं था। पता नहीं कितनी दहाइयों के बाद जो अभी मौजूदा शामी सदर है वो अमेरिका गया है, अमेरिका के साथ शाम के ताल्लुकात नहीं थे, वो तो बड़े एक करीबी अलाई थे रशिया के, तो उन्होंने कोई उसकी सपोर्ट नहीं की। और इसी तरह जब ये ईरान और इसराइल की जंग हुई, लड़ाई हुई, उसमें रशिया ने, हमारे इधर लोग रशिया जड़ा ना उनको असला दे ही देगा, उसने कुछ नहीं किया। ये ख़ुद ही लोग अपनी कोई स्टोरियाँ कोई गढ़ गढ़ के बयान करते रहे हैं, यानी कि उन्होंने आँख मारी है या फ़लाँ चीज़ जो है वो तो रशिया से आई है, कुछ नहीं आया था। ये गया भी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर चाइना भी जो एक उधर से ऑयल एक्सपोर्ट जो उनका हो रहा था वेनेजुएला का, वो चाइना को भी हो रहा था सैंक्शंस के बावजूद। जो एक ख्याल किया जा रहा था वो इनकी तरफ उसने कोई मदद तलब भी की कि रशिया से या चाइना के उसकी मदद के लिए आएँ। ये मैं अभी तो कैप्चर से पहले की बात कर रहा हूँ कि जब उसके गिरद घेरा तंग होना शुरू हुआ, तो ना रशिया उसकी मदद के लिए गया है, ना चाइना उसकी मदद के लिए गया है। तो अल्टीमेटली नाजरीन इसमें पैगाम दो हैं। एक तो ये है कि आप अपने ऊन पर होते हैं, यानी कि आप अगर जंग लड़ सकते हैं तो आपके हथियार अपने होने चाहिए और आपको अपनी आवाम का एतमाद होना चाहिए। और दूसरा, जो बाकी ममालिक हैं उनसे गैर ज़रूरी और गैर जो है जज्बाती किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। वेनेजुएला से ये भी सबक है। और तीसरा ये है कि ओवरऑल जो ट्रंप साहब हैं वो इस टाइम एक पूरी दुनिया के गुंडे बने हुए हैं। वो उन्होंने एक पैगाम दिया है कि मैं तो सदर भी नहीं छोड़ता, मैं चाहूँ अगर किसी और ने भी हरकत की तो मैं उसको भी कैप्चर कर सकता हूँ। तो इस लिहाज से जो आज वेनेजुएला में हुआ है उससे पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर फैल गई है कि उन्होंने एक बिल्ली मार के पूरी दुनिया ने डरा देता है कि भाई मैंने वेनेजुएला उसकी निस्बत बाकियों की निस्बत एक ईजी टारगेट है। अगर उसने रशिया को टारगेट करना हो या ईरान को करना हो, उससे इजी टारगेट था वेनेजुएला। लेकिन यह है कि उससे पैगाम चला गया है कि अगर वो करने पे आए तो ये काम कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज मैंने सोचा कि आज इसी इशू पर ही बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और कई नई बातें सुनने में मिली होंगी। हो सकता है कि आप ख़ुद भी पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, लोग हैं, हो सकता है कि आपके पास पहले भी मालूमात हों, लेकिन मैं जो इस इशू को सादा अंदाज में समझा सका या जो इससे पैगाम एक मुझे नज़र आया कि है, वो मैंने आपको बता दिया है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।